नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता ग्राम श्री सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित बहुत ही अच्छी कविता है, जो कि गांव में खेत खलिहानों के माहौल को दर्शाती है और प्रकृति के प्रति प्रेम को उजागर करती है। तो जो लोग हमारे चैनल पहली बार हैं वो शेयर कर दें ये क्लास और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए समय न करते हुए शुरू करते हैं। फैले खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो पहले इन लाइनों का हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। ग्राम श्री कविता में श्री पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया गया। उन्हीं के अंतर्गत ये कुछ लाइनें हैं और इस लाइनों में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है इसका भावार्थ। इसमें कवि ने बताया है कि फसलों की मखमली कोमल हरियाली खेतों में दूर तलक फैल गई है और सूरज की किरणें उस पर ऐसी पड़ रही हैं जैसे कि हरियाली पर चांदी की उजली जाली लपेट दी गई हो, जैसे कि चांदी से उसका जो है रंग हो कर दिया गया हो। कभी तिनकों के हरे तने वाला बताता है, ऐसे हरे तिनके जिनमें हरियाली इस प्रकार समा गई है जैसे इंसान में की नसों में खून बहता है, उसी तरीके से कविवर महोदय ने बताया है कि ये जो पत्ते हैं उनमें हरा खून। फसलों की हरितिमा से सांवली हुई धरती, ऊपर विशाल आकाश को कभी न धूमिल पड़ने वाला नीला आकाश मानो झुककर धरती को छू लेता है। इस तरीके का वर्णन हमारे कविवर महोदय ने बताया है। और निर्मल नील फलक का मतलब है, फलक मतलब होता है आसमान, श्यामल मतलब होता है धरती, भू मतलब होता है भूमि, श्यामल भू मतलब होती है धरती आप कह सकते हैं, हरित रुधिर मतलब हरा खून कह सकते हैं, और तिनके मतलब होता है तिनके, चांदी मतलब चांदी, उजली जाली मतलब कि चांदी की सी जाली, ठीक है, रवि मतलब जो है सूरज है, मखमल मतलब मखमली। इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको शब्द पढ़कर समझना है। आगे चलते हैं, आगे कुछ लाइनें देख लेते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनाई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलक्त गंध फूलों सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो इस तरीके से अब हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें केवल महोदय ने बताया है कि गेहूं और जौ की बाली, गेहूं और जौ साथ साथ होता है, जिसको गांव में गुजाई कहते हैं, लोग जानते होंगे, ठीक है। तो गेहूं और जौ की जो फसल है वो जो नव विकसित है, अभी जो है आई है फूल होने के बाद फल पर, उसमें बालियां निकलने लगी। और अरहर और सनई, सनई मतलब होता है सन, और जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा सनई, पटुआ, ये सब क्या होता है। तो वही सारी चीजें हैं। अरहर और सनई की जो पकी फसलें हैं और फसलों के बीच से हवा से निकलकर बज उठने वाले गोल सुनहरे जो दाने हैं, और फूली सरसों का जो रंग पीला हो चुका है, उनके फूलों से जो है हवा बिखरती है, और जो खेतों में पीली पीली सरसों लगी हुई है उसमें तैलक्त गंध मतलब जो है भीनी भीनी तेल की जो है गंध वो उड़ रही है। आगे केवल महोदय ने बताया है कि हरी हल्दी धरती से निकलने वाले जो नीले फूल सिर पर सजाए, तो ऐसे टीसी के छोटे से हैं, सबका एकदम एकत्रित सौंदर्य देखकर मानो धरती रोमांचित हो गई हो और पुलक कर प्रसन्नता से भर सी गई है। तो इस तरीके से ये लाइनों का अर्थ है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही संखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ बुलतों के बुलतों पर। तो इन लाइनों का अर्थ हम लोग देखते हैं। इन लाइनों के माध्यम से कैवल महोदय ने बताया है कि जो मटर के फूल और
फलियों वाले पौधे हैं, ऐसे सुंदर लग रहे हैं, इतने मनमोहक लग रहे हैं, जैसे कि मानो बहुत बड़ी फसल की राशि की जो है सखियां हों। और फसलों की मटर रूपी ऐसी सखी रंग बिरंगे फूलों के लिए खेतों में खड़ी हंस रही हैं। आगे लिखा है कि फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग पर फूलों पर सुंदर। ठीक है, तो आगे लिखा है कि बीजों की लड़ी या श्रृंखला है, अपने समेटे मटर की फलियों में मखमल मुलायम थैलियों से मटर के पौधे पर लटक रही हैं, और उन्हीं मटर की जो है फलियों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, और एक फूल से दूसरे फूल पर और दूसरे फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं। तो उन सारे चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे रंग बिरंगे फूल स्वयं ही अपने तो मतलब अपने जो है पंखों पर उड़कर जो है एक से दूसरे पर जाकर बैठ जाते हैं और दूसरे से दूसरे पर जाकर बैठ जाते हैं। तो ये था वंत मतलब पंख होते हैं। ठीक है, छीमिया मतलब वो छीमिया जो मटर की फलियां कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस लाइनों का अर्थ समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरकी डाली, झर रहे ढाक पीपल की कोकिला, हो उठी कोकिला मत वाली। मैके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले फूले आड़ू, नींबू दाड़िम, आलू गोभी, बैंगन मूली। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या कहा है। गांव की धरती के फसलों का सौंदर्य जो है उसको केवल महोदय ने बहुत अच्छे से यहाँ पर विस्तृत भाषा में समझाया हुआ है, और कह रहे हैं ये जो गांव की धरती का सौंदर्य है ना, ये भी पूरा नहीं हुआ है। अभी बाग बगीचों में उगे आम की डालियों में भी जो है बौर आने लगे हैं। स्वर्ण मंजरियां मतलब कि सोने से चमकने वाले। तो कहना कि आम तो मतलब आम की पत्तियों, आम के डालियों पर, ठीक, उनकी डालियों पर। कह रहे कि बाग बगीचों में जो आम है अब बौरों से लद गई हैं और उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। स्वर्ण पीले पीले स्वर्ण जो है जड़ित लग रही हैं। वसंती मौसम में आने के कारण ढाक और पीपल के जो पुराने पत्ते हैं ना वो झड़कर गिर गए हैं, और गिरने के बाद जो नए नए पत्ते हैं, नए नए कलियों और पौधे जो है वो विकसित होने का अवसर उनको मिल रहा है। आम्र मतलब आम वन की जो है रजत स्वर्ण जो नजरिया देखकर कोयल कूक रही है, मतलब आम के बौर को देख करके कोयल कूक रही है और मतवाली सी हो गई है। महके कटहल मुल्क जामुन, जंगल की झरबेरी झूली। कह रहे कि अब क्या है, कटहल का फल आने के कारण महक उठे हैं, और जामुन के पेड़ों पर भी जामुन के गुच्छे मुल्क मतलब मुस्कुराने लगे हैं, निकलने लगे हैं। और जैसे बगीचों में इन वृक्षों पर फल आ गए हैं, वैसे ही जंगल में झरबेरी के पेड़ पर भी गुच्छे लटक रहे हैं पके फलों के। आड़ू फूले आड़ू, नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। कह रहे हैं कि आड़ू, नींबू और अनार के पौधे जो है फल से पूर्व आने वाले फूल लगने लगे हैं, मतलब ये सारी चीजें जो हैं इनमें फूल लगने लगे हैं। और इन सब की तरह ही जो आलू गोभी बैंगन मूली हैं, ये सारी सब्जियां हैं, इनमें भी अपने आप में एक विकास हो रहा है। तो ये इस तरीके की जो लाइनें थी इनका इस तरीके से भावार्थ था। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेण, आंवले की तरकी डाल जड़ी। लह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है महोदय कविवर ने बताया है कि अमरूद जो है पक हो गए, होकर पक गए हैं, और पकने के बाद उस पर जो है लाल लाल चित्तियां पड़ने लगी हैं, और अब जो है इससे अमरूद बहुत मीठे और सुंदर हो गए। बेर भी पक गए हैं, और आंवलों की डालों पर भी बहुत से फलों के गुच्छे लटक आए हैं, मतलब कि बहुत से आंवले आ गए हैं। कहीं खेतों में पालक लहलहा रही है, तो कहीं धनियों की भीनी खुशबू फैल रही है। और लौकी और सेम की फली फैली। कह रहे कि लौकी और सेम की लताओं में जो है सेम झूल रही है और लौकियां भी निकल आई हैं। तो कहीं मखमल से मुलायम टमाटर हरे से लाल हो गए हैं, और मिर्चों के गुच्छे को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें बीजों की भरी हुई थैली का एक रूप हो। तो इस तरीके से
इन लाइनों का अर्थ रहा। आगे देखते हैं कि क्या लिखा है कविवर महोदय ने। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुल की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। तो इन लाइनों का हम लोग देखते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, कहना कि गंगा की जो रेती है, गंगा के नदी के पास में जो रेत फैली होती है उसको गंगा की रेती बोलते हैं। गंगा की रेती से जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके कारण जो है सतरंगी चमक जो है बनकर चमक उठती है, और बालू में ऐसा लगता है कि जैसे कि सांपों ने चढ़ कर अपने जो है निशान बना दिए। और उसके चारों ओर सरपत की घनी झाड़ियां और तट पर तरबूजों के खेत बहुत सुंदर लगते हैं। सरपत अपने यहाँ पतावर कहा जाता है, जो लोग लखनऊ और आसपास के इलाके से हैं उनको जो है पतावर समझते होंगे, तो उसी को सरपत बोला जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि सरपत छाई है और जो तरबूजों की खेती है वो देखकर बहुत सुंदर लग रहे हैं। आगे अंगुली की कंघी अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, कहने कि जिस तरीके से जो बगुले होते हैं वो अपने पैर को उठा उठा कर सिर खुजलाते हैं दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है मान लो अंगुली से वो अपनी कंगली को जो कलंगी होती है उसको संवार रहे हैं। और तिरते जल की सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती हुई, कह रहे हैं कि जिस प्रकार गंगा के उस प्रवाहमान जल पर कहीं सुरखाब तैर रहे होते हैं तो कहीं पर मगरौठी, मगरौठी एक चिड़िया होती है विशेष प्रकार की, वो जो है ऊँघती हुई सी दिखाई पड़ती है। तो इन लाइनों का भावार्थ यहीं पर समाप्त होता है। आगे देख लेते हैं अंतिम ये पैराग्राफ है, अंतिम लाइनें हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसकी तारक सपनों में से खोए। मरकत डिब्बों सा खुला ग्राम जिन पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत से स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन्म। इसमें केवल महोदय ने बताया है कि रात की भीगी अंधियारी में जो सुखालस है, सुखालस का मतलब होता है सुख के कारण उत्पन्न होने वाला आलस, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे ये हरितिमा के कारण होने वाली जैसे फसलें हैं रात में, रात और तारों के सपनों में खोई हुई सी रहती है, और पन्ने जैसी हरित छवि वाली इन फसलों को धारण करने वाली धरती के पन्ने जो है मकरत के डिब्बे जैसे हैं। आगे लिखते हैं कविवर महोदय, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्धांत निज शोभा से हरता जन्म, कह रहे कि ऐसा नीला आकाश उस पर छाया हुआ है जैसे नीलम का आच्छादन हो, मतलब नीलम पूरी तरीके से फैली पड़ी हुई हो, और शोभा युक्त गांव की ये जो छटा है, ये जो दृश्य है इस बसंती मौसम में अपने शोभा से सभी लोगों का, हर जन जन का मन जो है हरने वाला है। तो इस तरीके से इसका उत्तर, ये व्याख्या समाप्त होती है। चलिए प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। इसमें कवि ने गंगा को हरता जन क्यों कहा है, तो इसमें यह है, इसलिए कहा है क्योंकि गंगा की प्राकृतिक सुषमा जो है सभी को प्यारी लगती है तथा मनमोहक लगती है, और गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बांधने में जो है बंधन में सबको बांध लेता है। दूसरा यह है कवि ने किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया है, तो बसंत के मौसम का वर्णन किया है। अगला है गांव को मरकत डिब्बों सा खुला क्यों कहा गया है, क्योंकि मरकत का पन्ना भी जो हरे रंग का होता है, और जो है पूरी धरती पर हरियाली फैली है तो हरा प्रकाश फैल जाता है, इसलिए जो है कवि ने इसको मरकत का डिब्बा कहा है। अरहर और सनाई के खेत को कवि कैसे दिखाई पड़ते हैं, तो वो कहते हैं कवि को सोने की किंकड़ियों मतलब घुंघरू लगी करधनियों के समान दिखाई पड़ते हैं। अब भाव स्पष्ट है, आपको भाव स्पष्ट कर ही दिया गया है, ये आप कर पाएंगे, आशा है हमें। आगे तिनके तर हरे हरे तन पर हरित रुधिर की झलक रहा, तो इस पे कौन है, इसमें पुनरुक्त प्रकाश और अनुप्रास और मानवीकरण, ये तीन हम आपको बताते चल रहे हैं। रचना और अभिव्यक्ति को हमने बता ही दिया है आपको। आगे आप जो है शब्द संपदा देख लीजिए, इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं हम किसी नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, और जो भी पहली बार चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करते रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।